हाँ बच्चों, कल की क्लास के अंदर हमने नॉर्मल पढ़ा था कि भाई फ्री बॉडी डायग्राम्स कैसे हम बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं ना। तो चलो देखो, आज के लेक्चर के अंदर हम देखते हैं कि जो रोप है उसके केस में एफबीडी कैसे बनता है। जैसे सबसे पहले हम कोशिश करते हैं रोप के केस में बनाने की। कैसे कि सपोज ये कोई रोप है ना, ये ऐसे कोई रोप है, इसको किसी में F4 से ऐसे खींच रहा हूँ। ये कोई रोप है, इसको किसी F4 से मैं ऐसे पुल कर रहा हूँ। इसका जो मास है M है, इसकी जो लेंथ है वो L है। रोप बोल दो या फिर कोई रोड बोल दो, ऐसे है ना। तो ऐसा बोला जाता है कि सर इसके इधर मैं बोलो इसको F1 से खींच रहा हूँ, इधर मैं इसको बोल देता हूँ F2 से खींच रहा हूँ, और जो F1 है बेटा वो ज़्यादा है F2 से। ठीक है, तो किसी डिस्टेंस x के ऊपर इस पे टेंशन क्या आएगी। ठीक है, तो मैं इन दोनों हिस्सों को, इस वाले पार्ट को अलग अलग लिख देता हूँ। देखो समझने का और लिखने का तरीका है ना। ये तो मेरे को पता चल गया कि F1 की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये किधर को मूव करेगी, इस डायरेक्शन में। किधर मूव करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी। सपोज इस वाले हिस्से का मास है M1, इसका मास है M2। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा M2, और इधर कौन सा फोर्स लग रहा है इस पे, T। टेंशन हमेशा कनेक्शन से बाहर की तरफ। ऐसे ही ये फोर्स जो लग रहा है ये F2 लग रहा है। ठीक है, और लेंथ जो भी रही होगी ये L-x। ठीक, अब अगर मैं बात करूँ, फ्री बॉडी डायग्राम ही बना रहा हूँ, बाद में तो एक क्वेश्चन से ले लेंगे, इन सब चीज़ों को सॉल्व करेंगे। आप देखो जरा यहाँ पे इस वाले का मास कितना है M1, इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है F1, और इधर कितना लग रहा है बेटा T। इधर कितना लग रहा है T। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फ्रेम के अंदर सारा आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, ये हाँ, अब थोड़ी ज़्यादा क्लियरिटी आई है। ठीक है, ओके। चलो, जब ये सारी चीज़ें मेरे को पता चली कि भाई ये मास मेरा M1 है, ये मेरी लेंथ, कुत्ता भौंकने लग गया है, ये कुत्ता हमारा भौंकने लग गया है, खैर छोड़ो जो भी है। ठीक है, आपको आवाज़ आ रही है ना क्लियर। तो यहाँ से ये F1 है, ऐसे लगेगा। अब मैं यहाँ से देखो डायरेक्ट अगर नेट मेरे को एक्सेलरेशन निकालना हो तो ये का वैल्यू कैसे लिखूंगा, नेट फोर्स F1 माइनस F2 अपॉन टोटल मास कैपिटल M। ठीक है, अपॉन टोटल मास कैपिटल M आया। ठीक है भाई, ये चीज़ समझ में आ गई। फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं इसका बना, मतलब इक्वेशंस इस वाले पार्ट की लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, इधर को है एक्सेलरेशन, इसमें भी इधर को है एक्सेलरेशन, तो बेटा क्या लिखूंगा, ज़्यादा माइनस कम, तो T माइनस F2, तो नेट फोर्स कितना आएगा M2A। क्लियरिटी आई। ऐसे ही यहाँ पर भी ज़्यादा माइनस कम करेंगे तो क्या बोलेंगे, F1 माइनस T इक्वल्स टू M1A। ये आया, चीज आई समझ में। चलो जरा एक बार के लिए M1 और M2 की वैल्यू निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो बेटा मैं डायरेक्ट क्या बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा कि L लेंथ के अंदर मास कितना है कैपिटल M, तो पर यूनिट लेंथ के अंदर मास कितना होगा M/L। तो बेटा X लेंथ के अंदर मास कितना होगा M/LX। आया, समझ में आया। ठीक है, तो बेटा L माइनस एक्स वाली लेंथ का मास कितना होगा, L माइनस एक्स वाली का सर M/L L माइनस एक्स, ये होगा मास। ठीक है, तो ये मेरा मास जो है ये कितना है, ये मास है मेरा कितना M2, ये मास कितना है मेरा M2, और ये पूरा मास मेरा कितना है M1। बस इक्वेशंस के अंदर वैल्यूज रखो, मेरे को वो आंसर आ जाएगा। एक्सेलरेशन निकालना है, टेंशन निकालना है। क्लियरिटी आई। ठीक है, अगर ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो देखो मैं आपको बताता हूँ, एक होती है लैम्डा, लीनियर मास डेंसिटी, लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, आप 12th में आओगे तो आपको वहाँ पर, या फिर आप रोटेशन पढ़ोगे, सेंटर ऑफ मास पढ़ोगे तो वहाँ पर भी ये चीज़ काम आएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं लैम्डा, बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, और हम क्या बोलेंगे इसको, लीनियर मास डेंसिटी होती है कि पर यूनिट लेंथ के अंदर मास कितना है। ठीक है, तो x के अंदर बात करेंगे तो M/LX हो जाएगा, L माइनस एक्स के अंदर बात करेंगे तो M/L इंटू L माइनस एक्स हो जाएगा। मुझे पता है आप लोगों को ज़्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा है, पर फिर भी कोई बात नहीं, अभी के लिए इतना देखो, फिर मैं एक न्यूमेरिकल लूंगा ना अभी, जब आपको क्लियरिटी आएगी। फिलहाल ये समझ में आया सारा का सारा, इक्वेशंस लिखनी आई, दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल T निकालना है और
ये निकालना है, सॉल्व कर सकते हैं। आगे न्यूमेरिकल कराऊंगा उससे और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो देखो जरा, और आगे अभी बताता हूँ, क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, अभी तो बेसिक बेसिक बता रहा हूँ एफबीडी कैसे बनाना है। अच्छा, अगर यही रोड मेरी हॉरिजॉन्टल ना रख के वर्टिकल होती तो इक्वेशंस कैसे लिखी जाती, कैसे बनाई जाती, वो चीज़ें देखते ना। ये कपड़ा गीला है, कोई बात नहीं, जैसा भी है कोई दिक्कत नहीं। मैं बोल दूँ यही रोड अगर मेरी ऐसे लिखी जाती, ऐसे रखी जाती, कैसे, ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। वही L लेंथ M मास रोड है। मैं क्या बोलता हूँ, नीचे ये लग रहा है F1 फोर्स, ऊपर लग रहा है F2 फोर्स, ठीक है। F1 भाई मेरा F1 ज़्यादा है भाई किससे, F2 से। क्लियरिटी आई, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि इससे x डिस्टेंस के ऊपर मुझे टेंशन निकालनी है, ठीक। चलो अच्छी बात है। ओवरऑल मोशन किधर हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है। तो मैं इक्वेशन ही बनानी सिखा रहा हूँ अभी आपको। तो मैं क्या बोलूँगा, रिमेनिंग लेंथ कितनी हो गई बेटा, L माइनस एक्स, ठीक है। रिमेनिंग लेंथ मेरी कितनी हुई, L माइनस एक्स हो गई। तो देखो अलग अलग एफबीडी बना के बताता हूँ आपको। मान लेता हूँ इस हिस्से का मास M2 है, इसका मास M1 है। बाकी न्यूमेरिकल करेंगे उससे हमको निकालना आ जाएगा। ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर लग रहा है F2, नीचे लगेगा T, और जो इस पूरी रोड का मास है कितना है, मास M2G, ठीक है। ओवरऑल एक्सेलरेशन नीचे, तो जो ऊपर वाला हिस्सा है इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ज़्यादा माइनस कम, T प्लस M2G माइनस F2 इक्वल्स टू M2A। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बनी। अब जरा नीचे वाले हिस्से की बात करते हैं। ओवरऑल डायरेक्ट एक्सेलरेशन मेरे को निकालना आता है ना। डायरेक्ट एक्सेलरेशन में कैसे लिख दूंगा, A इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, नेट फोर्स F1 माइनस F2 अपॉन टोटल मास कैपिटल M। डायरेक्ट तो हम सीधा लिख सकते हैं, ठीक है भाई। इस वाले हिस्से की बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, इस वाले में टेंशन ऐसे ऊपर की तरफ लग रही होगी, अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट T, और नीचे मेरा लग रहा है F1, चलो जब ये सारी बातें आई समझ में, तो मैं इसकी इक्वेशन नेट मोशन कैसे चल रहा है इस डायरेक्शन में। और बेटा और इक्वेशन बोलूंगा तो इसका मास जो लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, M1G नीचे की तरफ, ठीक है। चलो इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसकी लिखेंगे वापस से F1 प्लस M1G माइनस का T इक्वल्स टू M1A। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, ठीक है। चलो ऐसे ही मिटा दूं, इसको मिटा दूं। ऐसे ही अगर इंक्लाइन प्लेन पे रखी हो ये चीजें, यही अगर इंक्लाइन प्लेन पे रख दी जाए, इक्वेशंस और एफबीडी बनाना हो, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रख दी जाए। इंक्लाइन प्लेन मतलब कैसे, ऐसे ही ले लो, ये कुछ रोड ऐसे ले ली, ये θ1 है, ये θ2 है, यहाँ पर टेंशन निकालनी है। तो क्या बोलेंगे, इधर क्या लग रहा होगा, M1G साइन θ1। अगर इतने हिस्से का मास कितना है, M1 है, और इतने वाले का M2 है, तो इधर क्या लग रहा होगा, M2G साइन θ2, ठीक है। अलग अलग बना लेते हैं ऐसे इधर लग रही होगी T, इधर भी लग रही होगी T, बाकी इधर तो लग रहा है जो लग रहा है, ठीक है। ये एफबीडी बन गया। अगर ये इधर ज़्यादा एक्सेलरेशन A तो बेटा सिंपल M2G साइन θ2 है, ये हो जाएगा M1G साइन θ1। इस वाले हिस्से के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, T माइनस, क्योंकि उधर जा रहा है, T माइनस M1G साइन θ1 इक्वल्स टू M1A। इसके लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, क्योंकि ऐसे आ रहा है तो क्या बोलेंगे, M2G माइनस का T, M2G साइन θ2 आएगा ना, साइन θ2 माइनस क्या बोलेंगे, T इक्वल्स टू M2A। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, फर्स्ट फिट से दो इक्वेशन दो वेरिएबल। क्लियरिटी आई, चीज़ समझ में आई। अगर हमें चीज़ समझ में आ गई है तो चलो अब करते हैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, सीधा करें। चलो गीला कपड़ा ले लिया आज यार, तो क्या गंदा हो रहा है वो, कोई बात नहीं, सब चलता है, चीज़ समझ में आनी चाहिए बस। क्यों जी, सही है कि नहीं, ठीक है भाई।
अगर ये सारी चीज़ें मेरे समझ में आई हैं तो देखो क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन ये लेते हैं कि ये मास ले लेते कितना, 15 kg पूरी रोड का, ठीक है भाई। और लेंथ भी 5 के मल्टीपल में ले लें, 3 ले लें, लेंथ 5 ले लेते हैं, लेंथ ले लेते हैं 5 मीटर, ठीक है। इससे 2 मीटर के ऊपर मुझे टेंशन निकालनी है, जबकि इधर कितनी ले लूँ, 200 न्यूटन लग रहा है। बेटा इधर कितना लग रहा है, 100 ले लेते हैं, जो भी आएगा देख लेंगे। 100 न्यूटन इधर लग रहा है। 2 मीटर के ऊपर टेंशन क्या होगी वो निकालना है। सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकाल दो डायरेक्ट। ए क्या पता है, नेट फोर्स 200 माइनस, क्योंकि ज़्यादा उधर लग रही तो भाई ये इधर जाएगा, 100 माइनस 200 माइनस 100, और टोटल मास कितना है 15। यार कुछ फ्रैक्शन में आएगा है ना, 100/15, 25 ले लेता हूँ यार, 25, ताकि काटा पीटी में आसानी रहेगी ना। 25 तो सीधा देखो ये 4 आ गया, ठीक है। क्यों लिया मैंने, चेंज क्यों किया, समझ में आया ना। अपने हाथ की बात है, डेटा तो कोई चेंज नहीं है, कर सकते हैं। आओ जरा एपीडी बनाते हैं फटाक से। बड़े वाले हिस्से का देखो, लैम्डा मैंने बताया था मास पर यूनिट लेंथ, m/l ले लेते हैं। तो मास कितना है 25, लेंथ कितनी है 5, तो इसकी आगे वैल्यू 5 लैम्डा की। लैम्डा फिक्स रहता है ना बेटा पूरे के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर देखूंगा कि भाई ये 2 मीटर है तो ये 3 मीटर हो गया। तो अगर बात करेंगे 2 मीटर लेंथ के अंदर, मैं क्या बोलूँगा, मास कितना होगा, लैम्डा फिर लिखेंगे m' लेंथ कितनी है 2 मीटर, तो लैम्डा की वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल चुका हूँ 5, तो m' कितना आ जाएगा 2। यहाँ से कितना आएगा m' की वैल्यू 10 kg। यानी भाई मुझे क्या पता चला कि m1 जो आएगा, m1 बोल दें m' के बजाय m1 बोल दें, m1 की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर इतने इतने हिस्से का, दोनों हिस्से अलग अलग बना देता हूँ मैं। इस हिस्से के अंदर कितना है मास 10 kg है, तो रिमेनिंग हिस्से के अंदर कितना होना चाहिए 15 kg। चेक कर लें एक बार 15 kg भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक कर लें। तो दूसरा वाला जो हिस्सा है, इस वाला ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला है, इसके अंदर मास कितना है। इसके अंदर मास की बात करेंगे तो लैम्डा वापस से बोलेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू m2 और लेंथ कितनी है 3। तो देख लेते हैं m2 लैम्डा की वैल्यू 5 और ये 3, यानी m2 हो गया मेरा 15 kg। हाँ जो बोला वही आ रहा है, जो बोला वो वही आ रहा है। तो ये वाला जो हिस्सा है इसके अंदर मास कितना आ गया 15 kg। अब तो काम ही हो गया सारा का सारा, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, टेंशन इधर लग रही है T। देख लो मैं कहीं डायग्राम में गड़बड़ी नहीं कर दूं। इधर मेरा आ रहा है 200, इधर है मेरा 100। बेटा मेरे को T निकालनी है, तुम्हारी मर्जी पड़े उस हिस्से से निकाल लो। चलो इस वाले से निकालते हैं, या फिर डायरेक्ट इक्वेशन बनानी देखते हैं ना। इधर से A से जा रहा है, A निकालते हैं डायरेक्ट। हमने जो निकाला है और ऐसे निकाल रहे हैं वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है वो देखते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार, इस साइड वाले को, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने मिटा दिया। भाई यहाँ से क्या बोलेंगे 200 माइनस T, ज़्यादा वाले में से कम को करेंगे ना तभी तो नेट आएगा 10A। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से क्या बोलेंगे, इधर जा रहा है पूरा पूरा, T माइनस 100 इक्वल्स टू 15A, ठीक है भाई। तो यहाँ से अगर मैं T निकालूंगा तो T की वैल्यू आ जाएगी कितनी, T इक्वल्स टू 15A प्लस 100, यही आएगा। बिल्कुल सर यही आएगा। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या बोलेंगे 200 माइनस 15A माइनस 100 इक्वल्स टू 10A। देखो मैं ये करना चाह रहा हूँ कि हम अपनी इक्वेशन से जो एक्सेलरेशन निकालेंगे और जो हमने डायरेक्ट निकाली है वो सेम आ रही है कि नहीं आ रही है, चेक कर लेते हैं ना। तो 200 माइनस 100 इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो 25A, यानी कि A की वैल्यू आ गई 100/25, यानी जो हमने निकाला वो सही निकाला है। आना भी चाहिए था क्योंकि नेट फोर्स अपॉन टोटल मास होता है। तो A मेरा कितना आ गया 4 आ गया। A की वैल्यू आते ही बेटा यहाँ रख दो तो टेंशन आ जाएगा। टेंशन कितना आ जाएगा, T इक्वल्स टू 60, 15 इंटू 4 प्लस 100। तो यहाँ से निकालेंगे तो T का वैल्यू कितना आएगा बेटा, कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा, 160 न्यूटन, ठीक है। आया समझ में, देख लेता हूँ ये सब चीज़ें फ्रेम में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि कल NLM के अंदर कुछ कट गया था। आ रहा है क्या, दिख तो रहा है यार, आना तो चाहिए, ठीक है। चलो अच्छा है, ठीक है भाई। 160 न्यूटन आ गया, यानी अपना सही है, ठीक है। यानी 2 मीटर के ऊपर टेंशन कितनी आ रही है 160 न्यूटन। चलो एक और कर लेते हैं, थोड़ी वर्टिकल ले लेते हैं।
इसी रोड को वर्टिकल ले लेते हैं। इसी को ले लूँ क्या, सेम डेटा कोई? चलो वापस कर लेते हैं, नया डेटा ले लेते हैं यार, क्या फर्क पड़ रहा है। लो भाई ये एक रोड है, आज सब रोड के ऊपर ही सवाल करते हैं, रोड रोप कुछ भी मान लो, ये ऐसे ऐसे। इसकी लेंथ ले लेते हैं, मास ले लेते हैं इसका 5 kg, लेंथ भी ले लेते हैं कितना 5 मीटर। ठीक है, ऊपर जा रही है बहन कितने से, ये 100 से, नीचे ले लो 150। ठीक है, इतना न्यूटन लग रहा है। चलो जब ये चीज़ें समझ में आई तो हमें क्या पता चला कि भाई ओवरऑल तो ये चीज़ नीचे आ रही है। फिर वही मैंने 5 अपना फिक्स है भाई, 2 मीटर और इधर 3 मीटर है ना। तो 2 मीटर के ऊपर टेंशन कितनी होगी वही निकालनी है। तो अपन एक बात तो सीधी सीधी जानते हैं, एक बात सीधी सीधी क्या जानते हैं कि यार सीधी सीधी ये जानते हैं कि अब नीचे की तरफ फोर्स कौन नेट फोर्स अपन क्या बोलेंगे, ए निकालेंगे ना। ए इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे कि भाई नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पर नीचे। एक तो ये mg भी लग रहा है 150 के साथ, mg कितना लग रहा है 5g लग रहा है, 5 kg है ना 5g। तो मैं क्या बोलूँगा 150 प्लस 5g नेट, 5g यानी 50, 10 माइनस 100 अपॉन 5 है ना टोटल मास, हाँ 5 ही तो है। तो ये तो यार बहुत ज़्यादा आ रहा है एक्सेलरेशन, तो आने दो अब जब आ रहा है तो 200 माइनस 100 यानी 20 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्ट वाली मेथड से तो ये आया, कितना आया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया कि नहीं आया? चलो इक्वेशन बना के करते हैं, आता है या नहीं आता है देखते हैं। फिर इतना ही आ रहा है ना, 150 तो ये लग रहा है, तो 150 और 5g तो टोटल कितना हो गया भाई 200 हो गया, माइनस 100 ठीक है यार 100 ठीक। मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा निकालूंगा, इसको मैं बोल देता हूँ कितना m1, इसको बोलता हूँ m2। ठीक है, बाद में अपन यहाँ पर लिख ही देंगे। फोर्स क्या लग रही है 100, नीचे लग रहा है t पर लैम्डा, इसका मास निकालते हैं। लैम्डा कितना है, टोटल मास कितना है 5 kg, टोटल मास कितना है 5 kg बेटा, टोटल मास 5 kg और अपॉन लेंथ कितनी है 5 मीटर। मैं सामने क्या मिरर लग रहा है उसमें देख रहा हूँ कि फ्रेम में चल रहा है कि नहीं चल रहा। साथ साथ लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया 1, लैम्डा का वैल्यू 1 आया बेटा। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, इतने हिस्से के अंदर कितना मास आएगा, लैम्डा इक्वल्स टू m1 अपॉन L1 कितना है 3, तो 3, तो यानी m1 में कितना आएगा 3 kg। यानी मुझे क्या पता चला, इस हिस्से का मास कितना 3 kg, और भाई ये ओवरऑल आ रहा है नीचे। तो दूसरा वाला जो हिस्सा है ये वाला, इसके अंदर टेंशन कितनी जाएगी ऊपर, टोटल लेंथ कितनी है 2 मीटर। तो अगर इसका मास 3 kg है, टोटल मास 5 kg, तो इसका कितना होएगा 2 kg। और नीचे क्या लग रहा है 150। ठीक है, यही सब लग रहा है, कर लेते हैं कैलकुलेट। भाई मैं इसकी बात करूंगा तो नीचे एक और लग रहा होगा, क्या लग रहा है 3g, और इसमें भी नीचे क्या लग रहा है 2g, इसमें भी नीचे क्या लग रहा है 2g लग रहा है। चलो इसकी इक्वेशन लिखते हैं, ज़्यादा माइनस कम, तो ज़्यादा कौन सा है t प्लस 3g माइनस 100 इक्वल्स टू 3a। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। तो इसको सीधा सीधा लिख दो तो कितना बोलूँगा t प्लस 30 माइनस 100 यानी t माइनस 70 इक्वल्स टू 3a। सही लिखा मैंने, इसको मैंने 10 ले लूँगा ना, यहाँ पे 30 हो जाएगा। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ऐसे ही यहाँ पर बात करूँगा तो मैं कितना बोलूँगा 150, और t तो ऊपर लग रहा था ना इस हिस्से में, हाँ ठीक है 150 प्लस 2g माइनस कितना लग रहा है ऊपर t इक्वल्स टू 2a। ये बनेगी इक्वेशन। देखो इक्वेशन सही है क्या, यानी कि ये कितना आ गया 170 माइनस का t इक्वल्स टू 2a। चलो t की वैल्यू निकालते हैं। t की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, t इक्वल्स टू 70 प्लस 3a। यहाँ पर लिख देता हूँ 70 आ रहा है ना, हाँ 170 माइनस 70 माइनस 3a इक्वल्स टू 2a। बेटा 100 आ गया, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 100 इक्वल्स टू 3a प्लस 2a। यानी हमने इक्वेशन सही लिखी है 100 अपॉन 5a। देख लो a की वैल्यू कितनी आ गई, वही 20, चेक भी हो गया। यहाँ से क्या पता चला, हमने जो इक्वेशन लिखी है वो क्या लिखी है, सही लिखी है, क्योंकि यही आ रहा है जो हमने डायरेक्ट लिखी थी, उसी से कैलकुलेशन से भी यही आ रहा है। अब तो t निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी है यार, यहाँ रख दो। t कितना आ जाएगा, t आएगा 70 प्लस 3 इंटू
20 और 20 कितना है 3 2 60 130 आ जाएगा 130 न्यूटन टी का वैल्यू। क्लियरिटी आई, समझ में आया? चलो अच्छी बात। एक और एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल, एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद नई चीज पढ़ेंगे। लास्ट क्यों यार, 2-3 और ले लेते हैं और अच्छे एग्जांपल से लेते हैं ताकि आप लोगों को चीजें अच्छे समझ में आए। अभी तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिया ना, चलो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। अपने पास एग्जांपल्स की कमी नहीं है, चीजें आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए, इस तरह के सवाल आपसे गलत नहीं होने चाहिए, बस इतनी सी है बात, ठीक है। इसी को बंद कर देते हैं, चिल कर दिया इसने रूम को, ठीक। चलो देखो, जब ये सारी बातें हो गई तो अब देखो छोटी सी बात, अरे बंद ही नहीं हुआ, हाँ ठीक है, आओ काम की बात देखते हैं। ऐसा कर लिया तो लो ऐसे कर लेते हैं, एक ऐसे कैसे भी बना लो यार, कोई बड़ी बात नहीं, लो यहाँ पे है ना। ओवरऑल लेंथ बेटा कितनी है, ओवरऑल लेंथ कितनी ले लूँ, वही ले लेता हूँ। एल कितना है 5 मीटर है और मास कितना है 5 kg है, समझना। तो ये जो 2 मीटर की लेंथ है ये 3 मीटर की लेंथ है, ठीक है भाई। मेरे को ये वाले पॉइंट के ऊपर टेंशन निकालनी है, तो देखो अलग अलग कर लेते हैं। अब जाहिर सी बात है लैम्डा कितना आएगा, लैम्डा आएगा 5/5 यानी कि 1, ठीक है। 3 वाले का मास कितना होगा, लैम्डा इक्वल्स टू m1, इसको बोल देते हैं m1, इसको बोल देते हैं m2। m1/3 यानी m1 की वैल्यू आएगी 1 × 3 यानी कि m1 आ गया 3 kg। अगर m1 3 kg है, इस हिस्से का मास 3 kg है, तो बेटा रिमेनिंग इसका कितना हो जाएगा 2 kg हो जाएगा, होगा नहीं होगा। चलो देखते हैं अलग अलग। अब तो ओवरऑल ये एक्सेलरेट ऐसे कर रहा है, निकालें टेंशन। सबसे पहले एक्सेलरेशन अगर मेरे को निकालना होगा तो मैं क्या बोलूँगा भाई, नीचे क्या लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है m1g, यही लग रहा है नेट फोर्स, क्योंकि इधर वाला तो कोई रोल प्ले कर ही नहीं रहा ना। तो इधर क्या बोलेंगे, नेट एक्सेलरेशन कितना आना चाहिए, m कितना है 2g बाय टोटल मास 5, क्या बोलेंगे 2g कितना हो गया 20/5 यानी कि 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आना चाहिए, ठीक है। क्या एक्सेलरेशन आना चाहिए, ये वाला एक्सेलरेशन आना चाहिए। चलो अच्छी बात है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। एपीडी बनाएंगे, ये तो 3 kg है, इधर ए से जा रहा है तो इधर लग रही है t, तो इसके ऊपर नेट मास कितना, नेट फोर्स कितना लग रहा है, t इक्वल्स टू 3 × a। पहला ये वाले पार्ट की बनाऊंगा तो क्या बोलेंगे, ये नीचे कितना लग रहा है बेटा m1g यानी 2g, कितना लग रहा है 2g, ऊपर कितना लग रहा है t, ठीक है, यही तो लग रहा है। तो बेटा क्या लिखा जाएगा t - 2g इक्वल्स टू 2 है। भैया ये अब की बार गली वाले, अपना वाला नहीं है ठीक है। तो क्या बोलेंगे t - 20 और 2a, ठीक। t का वैल्यू कितना है 3 है, कुछ गड़बड़ आ रहा है यार, गड़बड़ लिखा है मैंने इक्वेशन, गड़बड़ तो लिखा ही है यार, क्योंकि ज़्यादा वाली फोर्स से लग रही है ना, ये चेन ऐसे नीचे आ रही है, तो 2g - t होना चाहिए ना, ये 2g - t होना चाहिए यहाँ पे। तो क्या बोलेंगे 2g - t, तो ये 2g - 3a, t का वैल्यू रखा है ये 3 है, तो यहाँ से बेटा a का वैल्यू कितना आएगा, वही सही किया बंदे 2g/5 यानी a आ जाएगा हमारा, a का वैल्यू कितना आएगा, डायरेक्ट जो निकाला था 2 × 10/5 यानी कि a हमारा आ गया 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर, यानी जो हमने किया वो सही किया है। t का वैल्यू कितना आएगा, t इक्वल्स टू 3 × 4 12 न्यूटन। ये टेंशन आ गया, ये टेंशन आ गया, आया। एक और छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट एग्जांपल करते हैं, फिर नई चीज़ के ऊपर पढ़ेंगे, सूडो फोर्स की तरफ चलेंगे। सूडो फोर्स क्या होती है ना। ये एफबीडी हमने देख लिए, आगे और भी देखेंगे, ऐसा नहीं है कि ये लास्ट ही है एफबीडी, अभी नॉर्मल भी निकलवाएंगे, लामीज थ्योरम से भी निकलवाएंगे, वैसे भी निकलवाएंगे, कई सारी चीज़ें करनी है अभी अपने को। फिलहाल तो देखो ये, फिलहाल तो एक लास्ट क्वेश्चन पैरेलल ही कर लेते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन। ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, इस पे लग रहा है फोर्स F, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन इधर लग रहा है A, तो मैं क्या बोलूँगा, A का वैल्यू होना क्या चाहिए F/m + m।
इस वाले पार्ट पे ए पर टी ए की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड आउट करना है। बना लो फटाफट, एक तो ये बना लो और एक लो ये वाला बना लो। M1 एक रोड लगा दी, M2 एक और छोटा सा मास लगा दिया, M3 ये लगा दी फोर्स। ये बिल्कुल मिड में L/2 पे है, ठीक है। पॉइंट, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C। तो TA क्या होगा, TB क्या होगा और TC क्या होगा। बेटा मैं सीधा सीधा कर रहा हूँ ना, सभी दोनों क्वेश्चनों को पैरेलल ही कर रहा हूँ। देखो दोनों क्वेश्चन पैरेलल चला रहा हूँ, देखना इसमें एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए, इसमें डायरेक्ट एक्सेलरेशन मेरा ये आना चाहिए। अब तो मैं यहाँ पर देखूंगा तो इस वाले का FPD क्या बनेगा, ये आ गया मेरा F, इसका मास M, यहाँ पर टेंशन T। तो बेटा क्या बोलेंगे इसको, F माइनस टी इक्वल्स टू MA। क्लियरिटी आई। इधर वाले पार्ट पे बड़े वाले मास के ऊपर क्या बोलेंगे, कैपिटल M, इधर लगेगा T, तो T इक्वल्स टू कैपिटल MA। T की वैल्यू को यहाँ पे चिपकाऊंगा तो F माइनस कैपिटल MA इक्वल्स टू MA। बेटा जी यहाँ से साफ पता चल रहा है A कितना आएगा, ये इधर आएगा F अपॉन जो हमने किया वही आ रहा है। मैं बार बार आपको देखो प्रूफ भी करके बता रहा हूँ। T का वैल्यू कितना आ जाएगा, T इक्वल्स टू कैपिटल M F अपॉन M प्लस M। यहाँ आ जाओ, यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, TA क्या होगा। देखो एक तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सेलरेशन A इक्वल्स टू F नेट फोर्स अपॉन M1 M2 M3, खत्म। डायरेक्ट भी करोगे तो आएगा। अब मैं सीधा इक्वेशन बना रहा हूँ, करना आपको ये। बेटा इस वाले पार्ट के अंदर मैं देखूंगा इसके ऊपर, इस वाले पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ टेंशन लग रहा है, यहाँ पर टेंशन लग रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा इसको, सिंपली टेंशन तो हर जगह क्या रहेगी। इस वाले पार्ट की अगर बात करेंगे तो M3 के ऊपर क्या लग रहा है, M3 का बनाओ FBD, F उधर लग रहा है TA। वैसे इसकी बनाने की क्या जरूरत है, TA मेरे को क्या पता चल रहा है, देखो TA टोटल देखो और ज़्यादा साफ क्लियरिटी दीजिए नजर आ रही है। सीधा सीधा मुझे ये भी पता चल रहा है, मैं TA ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इस पूरे पार्ट को अलग सा बना के, ये M1 M2 और ये TA। तो TA की वैल्यू डायरेक्ट कैसे लिखी जा सकती है, TA इक्वल्स टू M1 प्लस M2 का A, और A की वैल्यू ये रखी है, आ गया। ऐसे ही TB, यहाँ पर TB अगर मेरे को निकालना है तो पीछे का मास कितना है, पीछे का टोटल मास कितना है, M2/2 प्लस M1 इंटू A की वैल्यू ये रही। TC की बात करेंगे तो इसके पीछे टोटल मास कितना है, ये तो सीधा ही हो गया यार, M1 इंटू A, खत्म। आया, समझ में आया। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो सूडो फोर्स, नेक्स्ट हेडिंग डालो सूडो फोर्स। मिटा दूं, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग सूडो फोर्स, कि सूडो फोर्स क्या होती है, लो देख लेते हैं। बहुत आसान है सूडो फोर्स भी। सूडो फोर्स क्या होता है, उससे पहले भी देखते हैं इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। हेडिंग डालो इनर्शियल फ्रेम, जड़त्व फ्रेम और अजड़त्व फ्रेम, है ना। इनर्शियल फ्रेम की मैं बात करूंगा, राइटिंग बहुत ही खराब है पर तुम समझने की कोशिश करना। इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है जिसके अंदर कोई भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है, कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब A इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ऐसे फ्रेम को हम क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर, नॉन इनर्शियल फ्रेम जो होता है वो, उसमें क्या होता है, उसके अंदर बॉडी क्या करती है, एक्सेलरेट करती है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है, एक्सेलरेट करती है विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर, है ना। स्थिर स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बॉडी हमारी कुछ एक्सेलरेशन से चलती है, ठीक है। अब इसके अंदर तो न्यूटन्स के सारे लॉ वैलिड होते हैं, इसके अंदर नहीं होते हैं। तो अगर मुझे नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करना है, नॉन इनर्शियल को इनर्शियल में कन्वर्ट करना है, तो एक फोर्स देनी पड़ती है, सूडो फोर्स बोलते हैं उसको, सूडो फोर्स। ये क्या होती है, इमेजिनरी फोर्स होती है, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी फोर्स होती है, ठीक है। इसमें जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो जो एक्चुअल एक्सेलरेशन होता है ना, जैसे A, उसके ऑपोजिट होती है सूडो में। हिंदी वालों को बोलते हैं छदम बल, छदम बल, ठीक है, इसके ऑपोजिट होती है। क्लियरिटी आई, चीज आई आपको समझ में। जैसे मैं छोटे से एग्जांपल्स से लेता हूं,
ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, सूडो फोर्स क्या होती है, कि इमेजिनरी फोर्स होती है और इसके अंदर जो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो एक्चुअल एक्सेलरेशन के ऑपोजिट होती है। ठीक है, बस इतनी सी बात। और नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बड़े छोटे छोटे एग्जांपल्स लेता हूं, जैसे 2 एग्जांपल लेता हूं, पैरेलल लेता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियरिटी आए। जैसे एक बीकर है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसको मैं ए एक्सेलरेशन से इधर मूव करा रहा हूं। तो देखो डायग्राम बनाए जाते हैं, डायग्राम ये बनाए जाते हैं कि इसके अंदर बीकर के अंदर जो पानी होगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा। सेकंड ऐसा ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा और टक 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 ये, ठीक है, कुछ इस तरह का होगा। ठीक, और जो फोर्थ होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, ये। ठीक है, तो इन तीनों के अंदर से आपको बताना है कि भाई जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। तो अगर मैं डायरेक्शन की बात करूंगा तो बेटा जरा बताना डायरेक्शन कौन सी होगी, इसके अंदर से डायरेक्शन कौन सी होगी। भाई ए एक्सेलरेशन से ऐसे जा रहा है ये, तो इसके ऊपर जो सूडो लगेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, सूडो। ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सूडो यानी इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, सारा वाटर कैसे आएगा, ऐसे। तो ये वाला मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। सिमिलरली मैं बोल रहा था, आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, फ्रेम में आ रहा है। नेक्स्ट एक बीकर, ये ले लिया, ये ठीक है, ये पानी ले लिया, यूट्यूब ले ली मैंने ऐसे करके, ये ए है और ये बी है। एक क्वेश्चन आया हुआ है ये कि ये ए एक्सेलरेशन से अगर इधर जा रही है, ए एक्सेलरेशन से अगर इधर जा रही है, तो चलो जरा बताओ ए वाले के अंदर राइज होगा, बी वाले के अंदर राइज होगा, सेम रहेगा या नन ऑफ दिस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूंगा, भाई इधर लग रहा है तो सूडो किधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा तो ये वाले पार्ट के ऊपर क्या होगा, ये राइज हो जाएगा, ये राइज हो जाएगा। फिर से बोलता हूँ, एक्चुअल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वो है तो सूडो की डायरेक्शन ये होगी। सूडो फोर्स लग रही है ना इधर, तो फोर्स अगर इधर लगेगी तो ये वाला जो लिम्ब होगा, ये वाला जो पार्ट होगा यूट्यूब का, इसके अंदर क्या होगा, वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, और देखते हैं, एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। मिटा दूं, चलो देखो एक छोटे छोटे एग्जांपल्स और देख लेते हैं, उससे आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियरिटी है। मैं बड़े सारे एग्जांपल्स कराऊंगा आप लोगों को, चिंता मत करो आप लोग। जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाएगा ना कंसेप्ट, तब तक छोड़ूंगा नहीं मैं। लो, इसमें क्या होता है ना कि जो ऑब्जर्वर होता है ना, उसको मूविंग बॉडी के अंदर बिठा के होना होता है, बिठा देना होता है, उसी फ्रेम में रखना होता है। जैसे ये गाड़ी है, ये बड़ी सारी किताबों के अंदर दे रखा है क्वेश्चन, फिर भी बोल देते हैं ये बॉब है। अब इसमें ऑब्जर्वर यहाँ पर बिठा दो, फिर ऑब्जर्व करो। अपने को तो सिंपल एक ही फंडा करना है कि ये ए एक्सेलरेशन से इधर मूव हो रही है, तो ये बॉब के ऊपर सूडो लगेगा इस डायरेक्शन में, और सूडो अगर इस डायरेक्शन में लगेगा तो ये बॉब वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगी, ये मेरा क्वेश्चन है। ये थीटा मेरा क्या होगा। तो देखो भाई, एम अगर बॉब का मास है तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि ये अगर इधर जा रही है तो सूडो एम ए तो लगेगा इधर। एम ए कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। अब एम ए अगर इस डायरेक्शन में लगेगा, ये मेरी टी टेंशन है, ये नीचे लग जाएगा एम जी, और इधर क्या लगेगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ऊपर आएगा टी कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा टी साइन थीटा। क्या कह सकता हूँ, टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए के इक्वल है, और ऐसे ही टी कॉस थीटा जो है वो एम जी के इक्वल है। बेटा इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को जो टेन थीटा मिलेगा वो मिलेगा ए बाय जी। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी टेन इनवर्स ए बाय जी। क्लियरिटी आई, चीज आई समझ में। ऐसे देखो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर भी आते हैं क्वेश्चंस। मिटा दूं इसको मिटा दूं। चलो देखो फिर छोटे छोटे एग्जांपल बड़े सारे करा दूंगा सूडो के ऊपर। देखो ये कैपिटल एम इसका मास है, ठीक है, कैपिटल एम इसका मास है, तो मैं क्या बोलूंगा, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है एम, स्मॉल एम, ये मेरा एंगल थीटा है, ठीक। ये कितने एक्सेलरेशन से बड़ा ब्लॉक मूव करे कि छोटा वाला ब्लॉक इसके ऊपर स्टेशनरी रहे। क्वेश्चन को फिर से सुनना, ये बड़ा वाला ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मूव करे कि जो छोटा वाला ब्लॉक है वो इसके ऊपर स्टेशनरी रहे। तो बेटा देख जरा, छोटी सी बात फिर से समझने वाली बात है कि अगर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा है तो ये अगर कितने से घूमेगा, कितने से चले, तो कितने से चले, तो ए एक्सेलरेशन से इधर चल रहा है तो इसके ऊपर जो सूडो लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, ये एम ए ये लग रहा है, ठीक है। अब फोर्सेस देख लेते हैं इसके ऊपर कौन सा। एक तो लग रही है नॉर्मल, एक तो लग रही है नॉर्मल, ये लग रहा है मेरा
एम जी, इधर लग रहा है मेरा एम जी कॉस थीटा, बेटा इधर क्या लग रहा है एम जी साइन थीटा, कल किया था ना। सूडो फोर्स अगर इधर लग रहा है तो ये थीटा है, ये तो थीटा हो गया, इसी पॉइंट के ऊपर ले लेना, अलग से क्यों ले लिया, यहीं पे लेते हैं, ऐसे लग रहा है एम ए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ये कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो गया तो मैं इधर क्या बोलूँगा एम ए कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा एम ए साइन थीटा, ठीक है। क्लियरिटी आई। चलो भाई अच्छी बात, अगर मेरे को ये समझ में आ गया तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई इसको स्टेशनरी रहना है तो ये दोनों फोर्सेस सेम होनी चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगा एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए कॉस ऑफ थीटा। अगर स्टेशनरी रहना है तो यहाँ से ए का वैल्यू आएगा जी साइन थीटा बाय कॉस थीटा। पहली बात तो मेरे को ये समझ में आ गई, पहली बात तो मेरे को ये समझ में आ गई, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, सिंपली यहाँ से दिख रहा है ए इक्वल्स टू जी टेन थीटा आया। दूसरी बात ये है कि भाई ये बड़ा वाला ब्लॉक इस छोटे वाले ब्लॉक के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन तो निकाल लिया, अब ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है इस छोटे वाले के ऊपर कितनी क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो ये कितनी लगा रहा है, कॉन्टैक्ट एन के इक्वल लगा रहा है। एन कितना है एम ए, देखो लिखने में गड़बड़ नहीं कर दूं, एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस ऑफ थीटा। बेटा ए की वैल्यू तो अभी निकाली, रख दो यहाँ पे एम जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को लिख सकते हैं इनटू का साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या लिख सकता हूँ एम जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस एम जी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। बेटा एम जी को कॉमन ले लेंगे, एम जी को कॉमन ले लेंगे तो एन का वैल्यू कितना आएगा एम जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो हो जाएगा मेरा 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये चीज़ को यहाँ लिख देता हूँ सीधा सीधा डायरेक्ट, ये कितना आएगा एन इक्वल्स टू एम जी बाय कॉस थीटा और एन इक्वल्स टू एम जी सीकेंट थीटा। ये मेरा आंसर आ गया कि बड़ा वाला ब्लॉक छोटे वाले के ऊपर इतनी फोर्स लगाएगा, बड़ा वाला ब्लॉक छोटे वाले के ऊपर इतनी फोर्स लगाएगा, ठीक है। आया एक और, देखो इसी के अंदर अच्छा क्वेश्चन एक और बन जाता है, मिटा दूं, चलो मिटा देते हैं, मिटा देते हैं इसको, देख लेते हैं। लो देखो क्या बोलते हैं कि यही ब्लॉक लिया, ठीक है, और इसके ऊपर लिया एक स्मॉल ब्लॉक m, ये ले लिया, इसके ऊपर ले लिया एक स्मॉल ब्लॉक m, ये कैपिटल M, ये थीटा। इसको इधर कितने एक्सेलरेशन से मूव करूं कि ये फ्री फॉल गिरे। फ्री फॉल गिरने का मतलब क्या हो गया बेटा, फ्री फॉल गिरने का मतलब क्या हो गया कि इनका कॉन्टैक्ट लूज हो जाए, ठीक है। चलो अपन तो देखते हैं, इधर एक्सेलरेशन लग रहा है तो सूडो कहाँ लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन एम ए, पहली बात तो ये। और देखो एम जी इधर लगेगा, नॉर्मल इधर लगेगा, एम ए इधर लग रहा है तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, थीटा ही होगा ना, ये बिल्कुल होगा। और थीटा है तो इधर क्या बोलेंगे एम ए कॉस थीटा, और बेटा इधर क्या लगेगा एम ए साइन थीटा। इधर इसको बैलेंस कौन कर रहा है एम जी कॉस थीटा, मुझे तो इधर वाले का कोई मतलब नहीं है। और एक और क्या आ जाएगा एम जी साइन थीटा। भाई मुझे तो सिंपल क्या करना है, नॉर्मल को जीरो करना है, तो पहले मैं ये वाले कंपोनेंट्स लिखता हूं। मैं क्या बोलूंगा एम ए साइन थीटा प्लस एन इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा। बेटा एन का वैल्यू 0 होगा तभी तो फ्री फॉल गिरेगा, ये कॉन्टैक्ट लूज होगा तभी तो फ्री फॉल गिरेगा। तो कॉन्टैक्ट जैसे ही लूज हुआ तो वहां से क्या निकल के आया फाइनली रिजल्ट एम ए साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा। देखो दोनों अलग अलग केस हैं, ए इक्वल्स टू जी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा। इस वाले को और इससे जी टेन थीटा वाले रिजल्ट को कंपेयर करो, उसके अंदर तो एक्सेलरेशन दे रहे थे कि ये रेस्ट पे रहे, अब की बार इधर एक्सेलरेशन दे रहे हैं कि ये फ्री फॉल गिरे, ये फ्री फॉल गिरे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ले लें एक और क्वेश्चन सूडो के ऊपर ही। लो लिफ्ट प्रॉब्लम पढ़ते हैं पहले, बाद में लेंगे।
घर से करने के लिए बोल दूं, घर से करने के लिए बोल देता हूं, एक क्वेश्चन दे देता हूं। लो, मेरे को उसका आंसर याद ना, इसलिए देता हूं। चलो आप लोग करना, अगर नहीं आया आंसर तो मुझे बताना। ये जैसे थीटा है, इसका मास कैपिटल एम है, ये मेरा स्मॉल एम है, ये एम डैश बोल देते हैं ना। और ये होमवर्क रहेगा, आपको सबको बताना है। ये ऐसे, ये एम, ठीक है। ये ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है ए एक्सेलरेशन से। सवाल को सुन लो, फिर करना आपको ये ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है, सुनना। ए एक्सेलरेशन से ये नीचे की तरफ आ रहा है। ये एक्सेलरेशन इतनी है कि ये जो वाला ब्लॉक है ना, ये ए एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी है कि ये ब्लॉक इसके ऊपर स्टेशनरी रहेगा, ये ब्लॉक इसके ऊपर स्टेशनरी रहेगा, ठीक है। तो आपको इस वाले m की वैल्यू क्या होगी वो कैलकुलेट करके बतानी है। इस वाले m की वैल्यू क्या होगी ये कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। तो मेरे को फटाफट बताना इस वाले m की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सी बात है बेटा, नीचे की तरफ वो जो mg आ रहा है ना, नीचे की तरफ ये जो mg आ रहा है, ये ही हमारा फाइनल स्मॉल m की वैल्यू क्या होगी यार, कि मैं करके बताऊं क्या आपको, या कर लोगे? करके बताऊं या कर लोगे? कर लेते हैं ना। यहाँ पर क्या बोलेंगे, इक्वेशन तो बना दूं। एम जी, ये ए की वैल्यू तो मेरे को पता है जी टेन थीटा, अगर स्टेशनरी रहेगा तो ए की वैल्यू तो मैंने निकाल ली। ए की वैल्यू कितनी है, जी टेन थीटा। अभी बता देता हूँ, नीचे की तरफ आ रहा है कितना एम जी, ऊपर की तरफ कितना लग रहा है टी, और ये कितना लग रहा है इधर टी। तो टी टोटल कितना हो जाएगा इधर से, टी इक्वल्स टू नेट फोर्स कितना लग रहा है एम डैश प्लस एम इंटू ए, ठीक है। आंसर यार स्किप हो रहा है दिमाग से। यहाँ देख लो, इस वाले में क्या बोलेंगे, एम जी माइनस का टी इक्वल्स टू एम ए। ये मेरी सेकंड इक्वेशन, ए की वैल्यू ये रख के जरा निकालना। हल्का हल्का मेरे को याद आ रहा है कि जो ए का आंसर आएगा वो आएगा एम डैश प्लस एम, सॉरी एम का आंसर आएगा एम डैश प्लस एम अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा की कॉट थीटा माइनस 1 है, ये ध्यान नहीं आ रहा। करके देख ले क्या, कर ही लेते हैं, अब इतना भी क्या सोचना। एम जी माइनस एम डैश प्लस एम ए इक्वल्स टू एम ए को क्या बोल सकते हैं, जी टेन थीटा। जी टेन थीटा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एम जी माइनस इक्वल्स टू एम जी माइनस एम डैश प्लस एम जी टेन थीटा, उधर भी लिख दो एम, यही है ना एम ए एम जी टेन थीटा। सॉल्व कर लेना यार बेटा, इसको सॉल्व कर लेना और यहाँ से m निकाल लेना, m डैश प्लस एम अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। हाँ आ गया, m की वैल्यू आनी चाहिए m डैश प्लस एम अपॉन कॉट थीटा माइनस 1, ये आना चाहिए आंसर m का। ये इक्वेशन मैंने बनाई, इसको सॉल्व करना, ये आंसर आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिफ्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट पार्ट लिखो। आपको आया समझ में ये? मैं काफ़ी जल्दी कर रहा हूँ, पर आप क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व करना। ये आंसर भी मैंने लिख दिया, ये आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखो लिफ्ट प्रॉब्लम। लिफ्ट प्रॉब्लम के अंदर देखो क्या होता है, अलग अलग केस लेते हैं। ये हमारी लिफ्ट है और इसमें एक वेइंग मशीन रखी हुई है और इस पर एक बंदा खड़ा हुआ है। सारे केस ले लेते हैं, सूडो अपन पढ़ ही चुके हैं। पहली कंडीशन, फर्स्ट मैं सारे केस लेता हूँ, ठीक है। इधर से ले लेते हैं और थोड़ा इधर बना लेते हैं, छोटे छोटे केसेस ले लेते हैं। देखो ठीक आ रहा है, ठीक है। पहला केस, जब v कांस्टेंट से लिफ्ट मूव करे अपवर्ड, मूव्स अपवर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब a मेरा कितना हो गया 0, ये मेरी लिफ्ट है, समझना। इसके अंदर वेइंग मशीन है, बंदा खड़ा है वेइंग मशीन के ऊपर, तो v मेरा कितना है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट होगा तो a मेरा कितना हो जाएगा 0। तो जो इसका mg जो वेट होगा
वो किसके इक्वल होगा, रिएक्शन, रिएक्शन यानी जो मशीन रीड करेगी वो, तो अपन क्या बोलेंगे R इक्वल्स टू mg, यानी इसके अंदर क्या बोल सकते हैं, एक्चुअल वेट जो होगा वही एपरेंट वेट के इक्वल होगा। एपरेंट मतलब वेट वो जो मशीन रीड कर रही है, जो मशीन रीड कर रही है। अब मैं क्या बोलूंगा, ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूव कर रही हो लिफ्ट, तब क्या होगा, जब लिफ्ट ऊपर ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूव कर रही है तो कुछ भी नहीं है, ये वेइंग मशीन है, इस पे ये आदमी खड़ा है, नीचे क्या लग रहा है एम जी, और ए एक्सेलरेशन से ऊपर लग रहा है जा रहा है तो सूडो फोर्स लगेगा एम ए नीचे की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में, और आर जो रीडिंग आएगी वो नॉर्मल रिएक्शन वो आएगा ऊपर की तरफ। तो बेटा आर का वैल्यू कितना आएगा, आर इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए, यानी एम जी प्लस ए। ठीक है, मुझे क्या पता चला कि अब जो रीडिंग वाला एपरेंट वेट है वो ज्यादा आएगा किससे, एक्चुअल से। ठीक है, आया समझ में, क्लियरिटी आई। अब सेकंड केस क्या है कि जब ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आई लिफ्ट, नीचे की तरफ आ रही है तो मैं क्या बोलूंगा, ये रहा आदमी, ये वेइंग मशीन के ऊपर है, ये नीचे की तरफ आ रहा है तो जो सूडो फोर्स लगेगा वो एम ए ऊपर की तरफ लगेगा, जो रिएक्शन आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, और नीचे एम जी। रिएक्शन एक तरीके से नॉर्मल फोर्स ही है, जो वेइंग मशीन के ऊपर अपन खड़े होंगे तो अपना वेट जितना वेइंग मशीन पे गिरेगा, वेइंग मशीन भी तो ऊपर उतना ही दिखाएगी अपने को। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोलेंगे, आर प्लस एम ए इक्वल्स टू एम जी। तो बेटा यहाँ से आर का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से आर का वैल्यू आएगा एम जी माइनस एम ए, यानी एम जी माइनस ए, ये मेरे को मिल गया आर। यहाँ से मुझे क्या देखा कि डब्ल्यू एपरेंट जो मेरा आ रहा है वो कम है डब्ल्यू एक्चुअल से। बेटा जब लिफ्ट कांस्टेंट चलेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी तो जितना वेट है उतना ही दिखाएगा। अगर लिफ्ट अपवर्ड चल रही है तो वेट मेरे को ज्यादा दिखाई देगा। कैसे, जैसे मैं 70 किलो का तो मेरे को 75 दिखेगा, इतना नहीं आता वेरिएशन, 70 का हूं तो 71 के आसपास दिखेगा। ठीक है, पर कुछ ज्यादा दिखेगा। लिफ्ट अगर नीचे आ रही है, बेटा कई बार क्या होता है, अपन जब लिफ्ट के अंदर से जब नीचे आते हैं तो ऐसा लगता है ना नीचे आ रही तो कालजा बाहर निकलने को हो रहा है, समझना। बड़े वाले झूले होते हैं उनको जब नीचे आते हैं तो ऐसा लगता है कलेजा, उल्टियां भी हो जाती हैं औरतों की तो। ठीक है, तो ये चीज हो गई, समझाने की बात है। तो एक्चुअल वेट मेरे को क्या बोलेगा, ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू एपरेंट। अच्छा, फ्री फॉल का केस हो, फ्री फॉल वाले केस के अंदर मतलब नीचे आ रहा है फ्री फॉल से तो ए इक्वल्स टू जी हो जाता है। तो बेटा ये रिजल्ट मैंने लिखा अभी, आर इक्वल्स टू एम जी माइनस जी। भाई जी माइनस जी, ए की वैल्यू रख दूंगा ना जी, ये जी आएगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, फ्री फॉल केस में। तो इस वाले केस में तो क्या हो गया, आर इक्वल्स टू एम इंटू जीरो, यानी मशीन क्या बोलेगी, कोई वेट ही नहीं दिखाएगी, वेटलेस वाली कंडीशन आएगी, यानी आर इक्वल्स टू जीरो का मतलब मशीन में कोई है ही नहीं। फ्री फॉल अगर आ रही है तो मैं बोलूँगा मशीन में कोई है ही नहीं, भूत जादू जो भी मान लो। ठीक है, तो मशीन की रीडिंग कितनी हो जाएगी, जीरो। ये कंडीशन होगी वेटलेस की। ठीक है, चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं, उससे हमको ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी आएगी। मिटा दूं, पोछा लगा देते हैं इसके ऊपर। देख लो छोटा सा एग्जांपल। मैं क्या बोलता हूं, एक लिफ्ट है, पहले तो वो चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, फिर ऊपर चल रही है g/3 से, फिर नीचे आ रही है g/3 से। ठीक है, कोई आदमी है जो लिफ्ट में है तो तीनों कंडीशंस में उसके वेट का रेशियो क्या हो गया, W1 रेशियो W2 रेशियो W3 क्या होगा। तो बेटा कर लेते हैं यार। इस वाले केस में तो क्या बोलते हैं, R इक्वल्स टू एम जी रेशियो, ऊपर वाले केस में अभी अभी पढ़ा क्या पढ़ा, एम जी प्लस ए, और बेटा नीचे वाले केस में क्या बोला है, एम जी माइनस ए। यही तो बोला है, ये तो कंडीशन है। ऊपर भी जा रही है g/3 से तो बोले थे एम जी रेशियो एम जी प्लस g/3 रेशियो एम जी माइनस g/3। तो यहां से देखेंगे क्या बोलेंगे, एम जी रेशियो कितना हो जाएगा, 4 mg/3। देखो मैं लिखने में कुछ गड़बड़ नहीं कर दूंगा, यहीं पे ध्यान देते रहना। एम 2 mg/3, 3 से सब जगह मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 3 रेशियो 4 रेशियो 2, mg कट जाएगा, ये आएगा रेशियो। आया। देखो ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कई बार। मिटा दो इसको, कर लेते हैं, ग्राफ भी बना लेते हैं।
ऐसे क्वेश्चन आए थे ग्राफिकल क्वेश्चंस, देखो कुछ इस तरीके के बनते हैं। ये v वर्सेस t, ये वेलोसिटी है, कितना बोल दें इसको 20 है ना, ये टाइम कितना बोल दें 2, ये कितना बोल दें 4, ये कितना बोल दें 8, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन है A, ये B और ये C। इन तीनों कंडीशंस के अंदर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग लिफ्ट मेरी मूव कर रही है, तो इन तीनों ही कंडीशंस के अंदर रेशियो देखना है मेरे को। वापस वही रेशियो वाला क्वेश्चन है ना बेटा। इस वाले के अंदर तो क्या हो रही है, लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है, कितने से एक्सेलरेट हो रही है 20/2 यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रही है। ये वाले के अंदर मेरा क्या है, v कांस्टेंट है भाई। यहाँ तो मेरा v इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे मेरा v डिक्रीज हो रहा है, कितने से रिटार्ड हो रही है, c की वैल्यू निकालूं तो कितना बोलूंगा 20/4 यानी आंसर आएगा -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लो कर लेते हैं। पहली वाले केस के अंदर तो कितना हो रहा है mg प्लस a वाली कंडीशन लग रही है रेशियो, दूसरे वाले में mg और तीसरे वाले में mg माइनस a। वैल्यूज रख दो, m गया, g कितना है 10 + 10 रेशियो 10 माइनस 5, तो 20/10/5 कितना आएगा 4:1। सवाल फिर से बता देता हूं, इस ग्राफ की अकॉर्डिंग चल रहा था, लिफ्ट मेरी इस ग्राफ की अकॉर्डिंग चल रही थी, ठीक है। तो यहां से यहां तक का रेशियो, यहां से यहां तक का रेशियो, यहां से यहां तक का रेशियो। कोई आदमी वेइंग मशीन में खड़ा है लिफ्ट में, तो वो क्या होगा, तो वो ये होगा बेटा। यहां से यहां तक तो क्या हो रही है, वेलोसिटी मेरी इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं v/t से कितना है इतना। यहाँ पर v कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो गया 0, ठीक है। तो ये r = mg वाली, और ये कितना आएगा, रिटार्ड हो रहा है, नीचे की तरफ आ रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो कितने से हो रही है 20 डिफरेंस कितना है 4 -5 आया समझ में। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे हमको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। लो देखो, एक ये क्वेश्चन काफ़ी सारी किताबों के अंदर दिया रहता है, कर लेते हैं। एक ब्लॉक है m मास का, ये एक्सेलरेशन से आ रहा है, लेंथ l है, एंगल मेरा थीटा है, ठीक है। ये लिफ्ट है और ये लिफ्ट ऊपर चल रही है a0 से, ठीक है बेटा। तो कितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, कितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं, सूडो लगाते हैं सबसे पहले तो इस ब्लॉक के ऊपर, ये अलग से बना लेते हैं। यहाँ पे ये मेरा भाई m है, इसके ऊपर सबसे पहले तो a0 ऑपोजिट डायरेक्शन में सूडो लगेगा, ठीक है। इधर ही मेरा क्या लग रहा है mg भी लगेगा। तो यहाँ से मेरे को क्या पता चला, यहाँ से मेरे को क्या पता चला mg cos थीटा, और एक और क्या होगा mg ma0 cos ऑफ थीटा। इधर की बात करेंगे mg sin थीटा, कुछ गड़बड़ थोड़ी कर रहा हूँ मैं, नहीं कर रहा, ma sin ऑफ थीटा यही आएगा। ऊपर मेरा लग रहा नॉर्मल, ये लेंथ, तो यहाँ से मैं बोलूँगा a एक्सेलरेशन से आ रहा है, तो जो नेट फोर्स आएगी इसके ऊपर F नेट क्या लिखा जाएगा, F नेट क्या लिख सकता हूँ, टोटल ma = कितना है ये mg sin थीटा। कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर रहा गलत। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आएगा g sin थीटा प्लस a0 sin थीटा, यानी a की वैल्यू आ गई g प्लस a0 sin थीटा। m तो हर जगह से कट जाएगा। चलो टाइम की बात कर लेते हैं। टोटल इनिशियली रेस्ट से चला था, ये इनिशियली रेस्ट से चला था, तो क्या बोलेंगे s = ut प्लस हाफ ऑफ at², ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो लेंथ कितनी हो गई l, ये कितना चला 0, 1/2, एक्सेलरेशन ये रहा g प्लस a0 sin थीटा इंटू t²। अब कोई बड़ी बात नहीं है, 2l/g प्लस a0 sin थीटा का रूट। इतना टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बड़े सारे क्वेश्चंस थे जो हमने सूडो के ऊपर किए। उधर मैंने पहले आपको मास, लीनियर मास डेंसिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराए, ठीक है। तो बेटा इन क्वेश्चंस के बाद ऐसा नहीं है कि सूडो के क्वेश्चंस इतने ही करा के मैं फ्री हो गया। आगे भी हम लेक्चर्स करेंगे, तो उसके अंदर आगे क्या क्या और क्वेश्चंस बनेंगे वो भी देखेंगे। कल की क्लास के अंदर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे कि नॉर्मल फोर्स वगैरह निकालेंगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस के अंदर। तब तक
आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, जो मॉड्यूल है उसको सॉल्व करते रहिए और जो होमवर्क दिया है उसको करना।